वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हम देख रहे थे चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में, जो कि सेक्शन 124 टू 147 तक। आज हम बात करेंगे राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ को श्योरिटी की। प्रीवियस लेक्चर में हमने श्योरिटीज के राइट्स के बारे में बात करी थी। ये हमारी सीरीज का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। सेक्शन 138 क्या कहता है? सेक्शन 138, रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। यदि क्रेडिटर ने को श्योरिटीज में से किसी एक को श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया है, तो उसका मीनिंग ये नहीं होगा कि अदर भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे कि 3 को श्योरिटी है, ए, बी और सी। क्रेडिटर ने क्या करा? ए को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया, तो बी और सी की लाइबिलिटी रहेगी उस डेप्ट को देने की, वह अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होंगे। जैसे कि कितने 3000 का डेप्ट है, 1000 ए के उसमें है, बी, तीनों के इक्वली कितने 1000 का डेप्ट तीनों को देना। ठीक है, क्रेडिटर ने क्या कहा? ए में तुम्हें डिस्चार्ज, ए को उसने क्या करा? डिस्चार्ज करा। तो अब क्या करेंगे? बी और सी वो डेप्ट को देंगे, 1500 मिला के वो उस डेप्ट को देंगे। और फिर बी और सी क्या कर सकेंगे? वह बाद में 500 इक्वली ले सकेंगे ए से। वहां पर वो डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसने क्रेडिटर ने उसको डिस्चार्ज करा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे अदर को श्योरिटी है वह क्या कर सकेंगे? उससे ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर किसने डिस्चार्ज करा है? क्रेडिटर ने। तो क्या माना जाएगा कि अगर आपने किसी एक क्रेडिटर ने किसी एक को श्योरिटी को डिस्चार्ज करा है, तो यह नहीं माना जाएगा कि अदर भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए हैं। मतलब रिलीज ऑफ वन श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। ये सेक्शन कौन सा कहता है? 138 की एक को श्योरिटी डिस्चार्ज का मीनिंग यह नहीं होगा कि अदर भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आगे समझ में सेक्शन 138 क्या कहना चाहता है? Where there are co-surety, a release by the creditor of one of them, a release by the creditor of one of them does not discharge the other, neither does it free the surety so release from his responsibility to the other sureties। ये सेक्शन में क्लैरिफाई करा है क्या कि अगर क्रेडिटर ने को श्योरिटीज में से किसी एक को श्योरिटी को डिस्चार्ज करा है, तो यह नहीं माना जाएगा कि अदर भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, आगे समझ में सेक्शन 138। नेक्स्ट सेक्शन 144, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इन अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन। एक श्योरिटी है, उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करा है कि जब तक अदर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब जब तक इस डेप्ट में मैं को श्योरिटी नहीं बनूंगा, जब तक और अदर को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं करेंगे। उसने कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दी, मतलब उसने क्या करा? उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पहले से ही कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी? कि अगर अदर को श्योरिटी अदर श्योरिटीज ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं इस डेप्ट के लिए लायबल नहीं रहूंगा कि यदि प्रिंसिपल डेटर ने डेप्ट नहीं चुकाया तो मैं उसका दूंगा नहीं। उन्हें पहले से ही क्या कंडीशन लगा दी है कि जब तक अदर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक मैं इस लोन में इसमें श्योरिटी नहीं बनूंगा। तो पहले जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होंगे तब तक उस श्योरिटी की भी लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन गया और सिर्फ एक ही श्योरिटी रहा तो वह उसके लिए श्योरिटीशिप के लिए लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले से एक कंडीशन प्रेसिडेंट क्या लगा दी थी कि जब तक अदर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होंगे तब तक इस डेप्ट का अगर ड्यू हुई ये डेप्ट तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। उसने पहले से ही कंडीशन लगा दी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। क्रेडिटर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में उसने पहले ही ये कंडीशन डाल दी थी कि अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन, जब तक कोई को श्योरिटी ज्वाइन नहीं होगा तब तक यह डेप्ट में मैं भी श्योरिटीशिप में नहीं आऊंगा। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है? 144,
व्हेन अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट upon it until another person has joined in it as a co-surety, the guarantee is not valid. तब तक ऐसी गारंटी वैलिड नहीं होगी इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन, जब तक अदर को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं होंगे तब तक यह गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था, क्या कहा था कि जब तक अदर को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं होंगे तब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले से ही सेक्शन 144 क्या कहलाता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट का, कि पहले से ही उन्हें प्रेसिडेंट कर दी, कंडीशन पहले से ही लगा दी है। तो ये सेक्शन 144 ये भी क्या हो गया, को-श्योरिटी का राइट हो गया। अब 146 को-श्योरिटी लाइबल, ये लाइबिलिटी, को-श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ पर क्या हुआ, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ए बी सी तीन श्योरिटीज है, डी क्रेडिटर, डी का कितना डेप्ट है 3000 रुपीज का, 3000 रुपीज का डेप्ट ड्यू है, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर ने क्या करा, उस डेप्ट को ड्यू रखा 3000 का। तो ए बी सी तीनों कितने देने के लिए लायबल होंगे, तीनों पर इक्वली कितने 1,000, तीनों 1,000 रुपीज देने के लिए लायबल होंगे, इक्वली देने के लिए। कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो सेक्शन 146 क्या बोलता है, ये जनरल रूल है सेक्शन 146 का, कि को-श्योरिटी लायबल होंगे कंट्रीब्यूट इक्वली, कि वह तीनों, जब अगर उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, जैसे को-श्योरिटी उसने पहले ही कह दिया कि मैं 1/2 दूंगा, ए 1/2 देगा, बी और सी 1/3 देंगे, ऐसी उन्होंने पहले लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये लिख दिया को-श्योरिटीज ने, क्या लिख दिया कि 1000 रुपये का लोन है, और उनके बीच में ए बी और सी के बीच में क्या हो गया कि ए जो लायबल रहेगा वो 1 क्वार्टर के लिए रहेगा, बी 1 क्वार्टर के लिए रहेगा, और सी जो है वह कितने के लिए रहेगा, 1/2 के लिए होगा। अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हुआ तो ऐसे में क्या होगा, ए ओनली 250 के लिए लायबल रहेगा, बी कितने के लिए रहेगा 250 के लिए, और सी कितने के लिए रहेगा 500 के लिए। क्यों, क्योंकि वह 1/2 के लिए, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है कि ए जो रहेगा वह कितने एक्सटेंट तक लायबल रहेगा, मतलब 1/3 तक रहेगा, बी जो रहेगा वो 1 क्वार्टर तक रहेगा। यहाँ पर उन्होंने पहले ही कंडीशन डाल दी कि मैं 1/4, 1/3 या 1/2 या 1000 रुपीज देने के लिए लाइव, उन्होंने पहले कंडीशन लिख दी है। जनरल रूल क्या है, अगर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जनरल रूल क्या रहेगा कि इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर 3000 का लोन है तो 111 तीनों 1,000 दे देंगे, और अगर लिख दिया है कि ये 1/3 और मैं 1/2 के लिए लाइबल रहूंगा, तो उसमें लायबल रहेंगे को-श्योरिटीज। ये सेक्शन 146 कहता है। सेक्शन 146 किसकी बात करता है, जनरल रूल की बात करता है, और ये को-श्योरिटीज की क्या बात करता है, लाइबिलिटी के बारे में बात करता है, कि वह कितने सम तक लायबल रहेंगे अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हुआ है प्रिंसिपल डेटर की तरफ से, तो को-श्योरिटीज कितने कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे। सेक्शन 146 ये किसकी बात करता है, जनरल रूल। ध्यान रखिएगा ये जनरल रूल है। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये बार बार कि ये जनरल रूल है, क्योंकि सेक्शन 146 में बताया है लायबिलिटी ऑफ को-श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम। एक तरफ क्या कहता है, को-श्योरिटीज क्या लायबल रहेंगे, इक्वली लायबल रहेंगे, लेकिन लायबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम, ये सेक्शन 146 147 का एक्सेप्शन भी कह सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि को-श्योरिटीज की लायबिलिटी बाउंड डिफरेंट सम्स में भी बाउंड हो सकते हैं। मैं ये भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम कई बार चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू, और कॉन्ट्रैक्ट लो तो पूरा एग्जाम्पल पर ही बेस्ड है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे, लॉ पूरा एग्जाम्पल के थ्रू या केस लॉ के थ्रू ही बेस है, क्योंकि लॉ बना किस पे है, एग्जाम्पल्स, केस लॉ, कि ये चीज होगी तो कैसे होगी। तो इन्हें समझना भी हमें एग्जाम्पल्स, केस लॉ के थ्रू ही चाहिए, तभी हम इसे डिटेल में इसके जो बारीकियां समझ पाएंगे कि क्या
सेक्शन क्या कहना चाहता है, तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। क्या एग्जांपल है, ए बी एंड सी श्योरिटीज है, ठीक है, लेकिन इन्होंने 3 सेवरल बाउंड्स है इनके, इन्होंने क्या है अपने अपने अलग अलग बॉन्ड बनाए हुए, ईच इन डिफरेंट पेनल्टी, नेमली ए इन द 10,000 रुपीज, बी 20,000 रुपीज तक लाइबल रहेगा और सी 40,000 तक लाइबल रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी ने कितने थाउजेंड का डिफॉल्ट करा है, 30,000 का, तो ए कितने के, ए बी और सी ये तीनों कितने कितने देंगे, 10 10 10 तीनों देंगे। क्यों, ए 10,000 तक लाइबल था, बी 20,000 तक था और सी 20,000 तक, तो यहाँ 30,000 तक था, सॉरी, तो यहाँ बी और सी इक्वल 10,000 10,000 दोनों देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंट सम के लिए बाउंड है, अलग अलग सम के लिए, ए 10,000 तक बाउंड था, बी था 20,000 तक बाउंड और सी था 30,000 तक बाउंड, और डिफॉल्ट कितना हुआ, ओनली 30,000 का डिफॉल्ट हुआ। तो कितने कितने के लिए लाइबल होंगे, ए अपने लिमिट तक 10,000 तक, बी 10,000 तक एंड सी 10,000 तक। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ए बी और सी कितने क्या है, श्योरिटी, ये भी सेवरल बाउंड है, इन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का, क्या 10,000 का, 20,000 का और 40,000 का, ठीक है। ए कितने के लिए लाइबल है, 10,000 के लिए, बी 20,000 के लिए एंड सी 40,000 के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। ए कितने के लिए है, याद रखिएगा 10, बी 20 एंड सी 40 के लिए। डिफॉल्ट डी ने जो प्रिंसिपल डेटर है उसने डिफॉल्ट कितना करा, 40,000 का, तो ए कितने के लिए लाइबल था, 10,000 के लिए, और बी और सी कितने के लिए लाइबल थे, बी 20 और सी 40,000 के लिए, तो बी और सी इक्वली 15,000 देंगे। आ गई बात समझ में। यहाँ पर भी डिफरेंट सम के लिए बाउंड है, अलग अलग सम के लिए बाउंड है, A20 बी सॉरी A10 B20 एंड C40, और लॉस कितने का हुआ है, 40,000 का, डिफॉल्ट कितने का हुआ है, 40,000 का, तो ए अपना सम पूरा करेगा 10,000 तक का, बी और सी 15 देंगे। ऐसे ही अगर 70,000 का लॉस हुआ तो तीनों कितने देंगे, तीनों अपना पूरा सम देंगे, फुल पेनल्टी, फुल जो सम है वो दे देंगे। क्यों, क्योंकि ए 10,000 तक था तो उससे ज्यादा दे नहीं सकता, ले नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पहले ही कोश्योरिटीज को बाउंड है, ये लाइबिलिटी कोश्योरिटीज को बाउंड करती है, तो उन्हें 10,000, बी 20,000 से ज्यादा दे नहीं सकता और सी 40,000, तो ऐसा टोटल कितना 70,000 का डिफॉल्ट हुआ है, तो वो तीनों मिलके ऐसा 70,000 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सम्स के लिए बाउंड है, इक्वली बाउंड नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कुछ लिखा नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ डाला नहीं है कोश्योरिटीज ने कि हम इतने सम के लिए बाउंड होंगे या सिर्फ इतना ही अमाउंट देंगे, तो वह सेक्शन 46 से जनरल रूल अप्लाई हो जाएगा, इक्वली देना होगा। लेकिन जब लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी नहीं हो तो जनरल रूल, और कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सेक्शन 147 अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था सेक्शन 146 जनरल रूल है और 147 कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन बताता है 146 का, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने पहले ही लिख दिया हो कि इतनी चीजों के लिए वह लाइबल होंगे तो वह इतने सम तक ही लाइबल होंगे। आगे आपको समझ में सेक्शन 147 तक की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या क्या है कोश्योरिटीज के। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।